बोलो तरणवीर। आया। पढ़ाने नहीं लगेगा। तो हेडिंग डालो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? MOT। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? अभी तक हमने क्या कहा कि अपने पास अगर एटम्स हैं, एटम कंबाइन करके क्या बना रहा है? मॉलिक्यूल बना रहा है या नहीं? Atoms combine together to form molecule. In the similar fashion, atomic orbitals भी combine करके क्या बनाते हैं? Molecular orbitals। तो इसके postulates लिखते हैं। postulate में सबसे पहला postulate आता है when atoms combine together to form molecules, then atomic orbitals जिसको हम AO से रिप्रेजेंट करेंगे, combine together also combine together to form molecular orbitals। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कोई डाउट? साक्षी, मान्या, करणवीर? सेकंड पॉइंट लिखें। सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स of slightly different energies, of slightly different energies combined together, atomic orbitals of slightly different energies, of like comparable energies करो, of comparable energies, atomic orbitals of comparable energies combine to form molecular orbital। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके क्या बना सकते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नहीं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जीज कैसी होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 2s 3s के साथ नहीं जुड़ सकता। 2s अगर जुड़ेगा तो वो किसके साथ जुड़ेगा? 2s के साथ, क्योंकि दोनों के एनर्जीज क्या हैं? कंपेरेबल। समझ आया या नहीं? 2s कभी भी 3s के साथ नहीं जुड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन एनर्जी, huge difference in energy। Hence cannot combine। जबकि इस केस में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं they have comparable energies, can easily combine।
कोई भी डाउट? क्लियर या नहीं? बताते चलो, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दो। साक्षी एक बात बताओ, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं? तरणवीर, साक्षी बोलो। हाँ एक न्यूक्लियस के। हाँ, सिंगल न्यूक्लियस, क्योंकि एटम के अंदर तो एक ही न्यूक्लियस होता है ना। तो अपना अगला पॉइंट आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, बट जो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, but molecular orbitals are under influence of two or more nuclei depending on number of atoms in a molecule, depending on number of atoms in a molecule. अगर एक मॉलिक्यूल में दो ही एटम है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो दो न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल में तीन एटम्स हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगी वो तीन न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगी, क्योंकि तीनों एटम्स के पास अपना अपना न्यूक्लियाई होगा। लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर एटम्स। तो दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी न्यूक्लियाई डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, दैट इज atomic orbitals are monocentric. Monocentric मतलब under the influence of only one nuclei. लेकिन जो molecular orbitals होती हैं ये होती हैं पॉलीसेंट्रिक, मतलब दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस के अंदर। तो डाउट? क्लियर या नहीं? मान्या, तरणवीर, साक्षी, कोई दिक्कत? क्लियर सर। नो सर। अगला पॉइंट क्या कहता है? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म are equal to number of combining atomic orbitals. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। कहने का मतलब क्या है? दैट इज इफ टू atomic orbitals combine together, then two molecular orbitals will be formed. क्लियर या नहीं? अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे? दो ही मिलेंगे। Half of them will be bonding, half of the molecular orbitals formed will be
बच्चे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हमने क्या कहा स्टार्टिंग में कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, जब एटम्स कंबाइन करते हैं क्या बनाने के लिए, मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, तब एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कंबाइन करती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। मान लो हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करवाया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितनी बनेंगी, 2। क्लियर या नहीं? अगर हम कहते हैं कि 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, 10। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। एंड जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमने उसको नाम दे दिया है, ये सिर्फ एक नाम है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसको हम BMO लिखा करेंगे। ठीक है, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड अदर हाफ विल बी, and the rest half of orbitals will be anti-bonding molecular orbitals, ABMO। कोई डाउट? क्या कहता है पॉइंट कि भाई जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं उसमें से आधे बॉन्डिंग होंगे और आधे एंटी बॉन्डिंग हुआ करेंगे। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? कोई भी डाउट किसी को भी? सर 2 मिनट नोट करने दो। नोट करो। ऊपर वाला कोई पॉइंट रहता है नोट करने वाला किसी का भी? सर आप 1 मिनट के लिए होल्ड कर लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? अब देखो, 4th पॉइंट ने हमें क्या बताया कि अपने पास जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहे हैं उसमें से आधे बॉन्डिंग है, आधे एंटी बॉन्डिंग है। अब इन पे फोकस करते हैं कि बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है। 5th पॉइंट कहता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव lesser energy as compared to एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मानिए अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है तो उसकी एनर्जी कम होने के कारण स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या स्टेबिलिटी कम होगी? कम होगी सर। स्टेबिलिटी कम होगी। तरणवीर? ज्यादा होएगी सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साक्षी? Energy is always inversely proportional to stability। तो अगर एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? हेंस bonding molecular orbitals are more stable than anti-bonding molecular orbitals। तो अपने बॉन्डिंग वाले ज्यादा स्टेबल हुआ करेंगे एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एंटी-बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नोट करें इसे। सर इसका रीजन क्या है?
रीजन रीजन क्या चीज का, तो उसकी एनर्जी कम क्यों है? ये सर इन दोनों में डिफरेंस, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में। हाँ, अभी अभी करते हैं, अभी करते हैं, तो टेंशन मत लो, अभी तुमने देखो। लिख लिया? यस सर। ठीक 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 ठीक। अब देखते हैं कि पहले कि ये बनती कैसे है। अगला पॉइंट क्या कहता है, वो इसके बनने पे कमेंट करता है। 6 पॉइंट कहता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर आर फॉर्म्ड बाय additive overlap of atomic orbitals। ठीक है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं ये कैसे बनती हैं? बाय एडिटिव ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे अगर मैं कभी भी 1s प्लस लिखूंगा, प्लस का साइन रिप्रेजेंट करेगा कि भाई दिस इज एडिटिव ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप? एडिटिव ओवरलैप। एंड जो अपनी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं आर फॉर्म्ड बाय subtractive overlap of atomic orbitals। कहने का मतलब क्या है, अगर हम 1s प्लस 1s करेंगे तब अपने पास जो ऑर्बिटल बनेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। एंड अगर मैं कहूं 1s माइनस 1s, माइनस लिखूंगा तो मतलब वो ओवरलैप कैसा होगा? सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप। सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। पक्का? साक्षी, मान्या? नो सर। लिखो लिखो, लिखते चलो। क्या वो क्लास की स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे कि क्लासेस? कौन सी क्लासेस? चलो देखो आगे करते हैं। साक्षी, ये सब एडिटिव ओवरलैप का मतलब समझाओगी? कुछ आइडिया? एडिटिव ओवरलैप तब हुआ करेगा, हमने लास्ट कल की क्लास में वेव फंक्शन के साइंस पढ़े थे। एडिटिव ओवरलैप तब होता है जब सेम साइन वाले ऑर्बिटल्स आमने सामने हों। तो इससे अपने को क्या मिलेगा? एडिटिव ओवरलैप। इससे कौन सा ओवरलैप मिलेगा? एडिटिव ओवरलैप। एंड सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप तब मिलता है जब सेम साइन वाले ऑर्बिटल्स दूर दूर हों, या ये कहें ऑपोजिट वाले सामने सामने। अगर एक प्लस वाला ऑर्बिटल एक माइनस वाले ऑर्बिटल के सामने सामने आ जाए तब अपने को जो ओवरलैप मिलेगा उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप। कोई भी डाउट? सर हमने तो बोला था कि ये पॉसिबल नहीं होता। वो वीवीटी था, अब एमओटी है। क्लियर? वीवीटी के अपने रूल्स है,
एमओटी के अपने रूल्स हैं। कोई डाउट? मुझे पता थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वीबीटी कहता है कि भाई ओवरलैप तभी होगा जब सेम साइन वाले ऑर्बिटल सामने सामने आएंगे। याद आया? साक्षी यही किया था कल। यस सर। एमओटी कहता है कि अगर सेम साइन वाले सामने सामने आएंगे तब तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी। अगर ऑपोजिट साइन वाले सामने सामने आ गए तब भी ओवरलैप होगा, लेकिन वो ओवरलैप कैसा होगा? सब्ट्रैक्टिव, मतलब वो स्टेबिलिटी को कम करेगा। उससे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो मिलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर? कोई डाउट किसी को भी? मान्या समझ आ रहा है? साक्षी, करणवीर? सर करणवीर? यस सर, आ रहे से हैं। लिख लिया यहाँ तक? कोई डाउट? 1 मिनट सर, लिखना है। देखो देखो। अगला पॉइंट क्या कहता है? इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है? 8। तो इसको पॉइंट नंबर 8 डाल लें। इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is concentrated in between the two nuclei. In between the two nuclei. कहने का मतलब क्या है? मान लो ये अपना कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, assuming this to be any molecular orbital, and इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं। इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं? 2। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में कंसंट्रेटेड रहेंगे। वो इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में क्या रहेंगे? कंसंट्रेटेड रहेंगे। कोई डाउट? लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इन एबीएमओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is concentrated at the ends of nuclei and not in between two nuclei. क्या कहने का मतलब है इसका? कि भाई मान लो ये अपना फिर से क्या है? कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये कहता है कि अगर अपने पास 2 न्यूक्लियाई हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बीच में नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोने कोने में होती है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले कोने में, कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले कोने में। आया समझ या नहीं? जबकि इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बीच में कंसंट्रेटेड रहते हैं। क्लियर या नहीं? कोई भी डाउट? एंड यही पॉइंट हमारा एक्सप्लेन करता है कि भाई बॉन्डिंग वाले ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छी खासी लग रही है। ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छी खासी हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। जबकि यहाँ पे क्या है? इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिर्फ ये न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहा होगा अच्छे से, ये तो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा होगा। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये न्यूक्लियाई तो अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं ये ज्यादातर एक ही न्यूक्लियाई के अंडर इन्फ्लुएंस में रहती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं कंपैरेटिवली, तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है?
कम हो जाती है, जबकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स तो दोनों न्यूक्लियाई के अंडर थी ना, कंसंट्रेटेड फोर्सेस वर देयर, मोर फोर्सेस वर देयर, ज्यादा फोर्सेस होंगी तो ज्यादा स्टेबिलिटी भी रहेगी। तो डाउट क्लियर या नहीं? दोबारा Yes, से sir. समझाओ। साक्षी, मान्या, कोई दिक्कत? ये सेकंड वाला बात देखो बेसिकली इसमें है क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर हमने कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे। तो मैंने अज्यूम किया कि अपने पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो व्हाइट सर्कल है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंड इट हैज 2 न्यूक्लियाई। सबसे छोटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उठाया है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड इन बिटवीन द न्यूक्लियाई, मतलब यहाँ कहीं 2 न्यूक्लियाई के बीच में। तो दोनों ही इस पर अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छी खासी लगा रहे होंगे, और अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छी खासी होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। लेकिन इस केस में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये एंड्स पे होती है, एंड्स पे होने के कारण ये एक ही न्यूक्लियाई के अंडर इन्फ्लुएंस में रहेगी ज्यादा, क्यों? क्योंकि तो बहुत दूर है, इस पर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं लगा पाएगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके तो इन्फ्लुएंस में है लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में नहीं होगी, क्योंकि ये तो बहुत दूर चला गया है, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डाउट? यस नहीं सर साक्षी, कोई दिक्कत? नो सर। नोट करो इस पॉइंट को। डन। डन। अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल देखते हैं। इस मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं। 9th पॉइंट, molecular orbitals are filled in accordance with molecular orbitals भी fill होते हैं in accordance with of-Bose principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule of maximum multiplicity। जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रूल्स बनाए थे वो सब रूल यहाँ पे भी फुलफिल्ड रहेंगे, वो भी फॉलो होंगे। Hund's rule of maximum multiplicity। तो दिक्कत क्लियर या नहीं? सिंपल सा है, जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करते हुए कुछ रूल्स को फॉलो करते थे, इन द सेम फैशन हम यहाँ पे भी थोड़ा से रूल्स को फॉलो करते हुए इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। बस यहाँ पे एक रूल फॉलो नहीं होता, कौन सा रूल, कुछ आइडिया? हाँ, कोई आइडिया कौन सा रूल? एक रूल फॉलो नहीं होता, करणवीर कोई आइडिया है कि इन ऑर्बिटल्स की फिलिंग के टाइम एक रूल फॉलो नहीं होता है, कौन सा? साक्षी,
एक रूल हाँ रह जी, गया है। कौन सा रूल रह गया है जो हमने यहाँ नहीं लिखा है? ऑफ बोस प्रिंसिपल किया है। सर बोहर हाँ, बोहर बरी रूल इज नॉट फॉलोड। बोहर बरी रूल, या फिर हम कहें N+L रूल is not followed, is not followed। हम बोहर-बरी रूल को यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं, N+L रूल को हम फॉलो नहीं करते हैं। Filling order of these orbitals is experimentally decided. Filling order of these molecular orbitals is experimentally decided। ये PYQ है, मेरे ख्याल से लेटेस्ट में ही है, 21 या 22 का ही कोई PYQ है। अब मुझे ये ध्यान में नहीं है कि वो नीट का था या जेई का, लेकिन ये लेटेस्ट है 21 या 22 का, कि फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डू नॉट ओबे विच रूल? तो बोहर बरी रूल, N+L रूल। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? सर ये 3 ऊपर वाले कौन से होते थे? ऑफ बाउ, मुझे मतलब ऐसे पता है लेकिन नाम नहीं पता। ऑफ कहता है कि जो ऑर्बिटल्स फिल होंगे वो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फिल होंगे। ठीक सबसे है। पहले वो ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी एनर्जी कम है, फिर वो जिसकी एनर्जी ज्यादा है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा लो किसी भी एटम में, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। या कहें, हम शॉर्ट में कहें कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। कहने का मतलब ये है कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होते थे, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होंगे। ये ऑफबो कहता है। पॉली कहता है कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते थे, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। क्लियर? कोई डाउट? हंस रूल क्या कहता है? हंस रूल कहता है कि भाई अगर सेट ऑफ ऑर्बिटल है, अगर क्या है? सेट ऑफ ऑर्बिटल, तो पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए विद द सेम स्पिन, उसके बाद जाके पेयरिंग शुरू होती है। ऐसा ही अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी सेट ऑफ ऑर्बिटल आए तो पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। क्लियर या नहीं? यस सर। ये ऊपर वाले 3 रूल्स क्लियर सबको? साक्षी याद आ गया? मान्या कोई दिक्कत? तरणवीर, ये N+L रूल कौन सा था फिर जो फॉलो नहीं किया गया? सर बोलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर का सम वाला रूल। क्या बताता है ये? सर बताता तो है कुछ, लेकिन अभी याद नहीं है। लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। मान्य? नहीं? साक्षी? और जैसे 2p और 3s की एनर्जी। बेसिकली ये रूल हमें बताता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है। तो हम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी कंपैरिजन किया था, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी कंपैरिजन नहीं कर सकते। दैट इज, वी कैन नॉट कंपेयर
energies of molecular orbital theoretically। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का तो हमने खुद ही ऑर्डर बना लिया था ना कि 1s की एनर्जी कम है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। क्यों? क्योंकि अपने पास n+l रूल था। लेकिन यहाँ पे वी कैन नॉट कंपेयर एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थियोरेटिकली, इट्स टोटली एक्सपेरिमेंटल, इट्स टोटली एक्सपेरिमेंटल। हम थियोरेटिकली ये नहीं पता लगा पाएंगे कि भाई ये ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, ये ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। हाँ, ये जरूर है कि जब वो फिल होंगी तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होंगी अकॉर्डिंग टू ऑफकोर्स प्रिंसिपल। जब फिलिंग होगी तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होंगी, लेकिन हम थ्योरेटिकली ऑर्बिटल देख के ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है। जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में किया था वैसा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं कर पाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? कोई भी दिक्कत? क्लियर है सर। रणवीर, मान्या, नोट करें इसे। एटॉमिक स्ट्रक्चर कितने लेक्चर का है वैसे? अभी मैं तुम्हें शेड्यूल बना के भेजूंगा। लेकिन अभी समझ लेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है मान्या। चलो आगे करते हैं। साक्षी, अगर हम s और s ऑर्बिटल्स लेते हैं, हम दो s ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं, तो उससे कितने तरह के बॉन्ड्स बनाए जा सकते हैं? सिग्मा या पाई? दो तरीके के बॉन्ड्स पढ़े ना हमने, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। s और s के ओवरलैप से कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा, पाई या बोथ? सिग्मा। सिर्फ सिग्मा, है ना? तो s एंड s ऑर्बिटल ओवरलैप, ये पोस्टुलेट नहीं है, ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरह लिखें। s and s orbital overlap can form only sigma bonds। ये हमें पता है, ठीक है, कि s और s ऑर्बिटल के ओवरलैप से सिर्फ और सिर्फ कैसा बॉन्ड मिलता है? सिग्मा बॉन्ड मिलता है। अब ध्यान से समझो, मान लो मेरा एक 1s ऑर्बिटल और दूसरा 1s ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, अपने को बॉन्ड तो कैसा मिलेगा? सिग्मा 1s, ये ऑर्बिटल मिलेगा। अगर एडिटिव ओवरलैप होता है, अगर सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप होता है, तो बॉन्ड तो सिग्मा ही मिलेगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग 1s जो स्टार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी बॉन्डिंग। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटी बॉन्डिंग। बेसिकली ये है बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोबारा से समझो, हमें ये पता है कि जब जब s और s ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मिल सकता है, पाई बॉन्ड मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम सीख रहे हैं, ठीक है? 1s और 1s, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए, इसके कॉम्बिनेशन से अपने को क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमें पता है एटॉमिक ऑर्बिटल जब जुड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एडिटिव ओवरलैप से हमें पता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है, और सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से हमें पता है कि क्या मिलता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। हमें ये भी पता है। फिर मैंने तुम्हें क्या कहा कि इसका नाम कैसे रखना है वो सीखते हैं। 1s और 1s के ओवरलैप से मिलेगा तो सिग्मा, ये तो क्लियर है। प्लस के साइन से मिलता है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का कोई पर्टिकुलर साइन नहीं है। माइनस के साइन से मिलता है एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग हम स्टार लिख के रिप्रेजेंट किया करते हैं।
तो 1s था तो 1s मिलेगा, 1s था तो 1s मिलेगा। एडिटिव ओवरलैप में सिग्मा 1s, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। क्लियर? कोई डाउट? एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं लिखता 2s प्लस 2s, तो क्या मिलता? सिग्मा बॉन्डिंग 2s। बॉन्डिंग का कोई पर्टिकुलर साइन नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखता 2s माइनस 2s, तब क्या मिलता? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? कोई भी दिक्कत? साक्षी, मान्या, तरणवीर? नो सर। ठीक, जैसे अगर हम 3s और 3s से लिखते, तो अगर 3s और 3s का एडिटिव ओवरलैप होता तब अपने को मिलता सिग्मा 3s। लेकिन अगर 3s और 3s का सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप होता तब अपने को मिलता सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 3s। नोट करो इसे। जब नोट कर लोगे तो बताना, फिर आगे कराऊंगा। तरणवीर? यस सर, डन। ठीक 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 ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम p ऑर्बिटल्स जोड़ेंगे, दो p ऑर्बिटल्स को हम कंबाइन करेंगे, तब कैसे बॉन्ड मिलते हैं? कुछ आइडिया? जब हम दो p ऑर्बिटल्स को जोड़ेंगे तब हमें किस तरीके के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं? कोई भी आइडिया? सर आपकी स्क्रीन पॉज है। हाँ, अभी तो मैं कुछ लिख ही नहीं रहा। अच्छा, बताओ। डिपेंड करता है कि पी का कौन सा कर रहा है ओवरलैप। p का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है? ओके, साक्षी? मैं कहता हूं कि मेरे पास तीन p ऑर्बिटल्स होते हैं। मान लो हम 2p ओवरलैप करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि p में तो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मैं 2p की भी बात करूं तो 2p में तीन ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py, 2pz। तो अब मुझे किस तरीके के बॉन्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे? सिग्मा, पाई या बोथ? सर बोथ। बोथ। हमने ये पढ़ा था कि p में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो p में से कोई एक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी के दो ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो p एंड p ऑर्बिटल्स ओवरलैप, p एंड p ऑर्बिटल overlap to form both sigma and pi bonds। ये भी हमें याद है कि अगर p और p ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए तो अपने को दोनों तरीके के बॉन्ड्स मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड भी मिल सकते हैं और पाई बॉन्ड भी मिल सकते हैं। और फिर हमने ये भी कहा था कि अगर ओवरलैप हुआ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, ओवरलैप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तब तो सिग्मा मिलेगा। और ओवरलैप अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस, तब अपने को क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड मिलेगा। और हमने ये भी कहा था कि जब तक मेंशन ना किया जाए तब तक z एक्सिस इज assumed टू बी इंटरन्यूक्लियर। z एक्सिस इज assumed
टू बी इंटरन्यूक्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि मेरा 2pz और 2pz ओवरलैप किया तो बॉन्ड तो सिग्मा मिलेगा। क्यों? क्योंकि z एक्सिस क्या है मेरी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर 2pz और 2pz कंबाइन करेंगे तो बॉन्डिंग कैसी होगी? सिग्मा बॉन्डिंग। और ऊपर से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा क्योंकि एडिटिव ओवरलैप है। सिग्मा 2pz नाम पड़ेगा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने को मिलेगा। और 2pz के सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से अपने को मिलेगा तो सिग्मा, लेकिन कैसा सिग्मा? एंटी बॉन्डिंग 2pz। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? दोबारा से समझो, क्योंकि z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर है तो जब मैं pz यूज करूंगा तो मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड। सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से मिलेगा एंटी बॉन्डिंग, एडिटिव ओवरलैप से मिलेगा बॉन्डिंग, नाम रहेगा 2pz। कोई भी दिक्कत? लेकिन अगर मैं कहता हूं मैंने यूज किया होता 2px एंड 2px, तब अपने को क्या मिलता साक्षी? या 2px माइनस 2px से अपने को क्या मिलता? पाई बॉन्ड। पाई मिलता तो पाई बॉन्ड, ये क्लियर है। अब सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से मिलता एंटी बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव एडिटिव ओवरलैप से मिलता बॉन्डिंग, और नाम रहेगा 2px। पाई 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। सिमिलरली अगर मैं 2py और 2py लेता हूं, अगेन मिलेगा तो पाई बॉन्ड, ये तो क्लियर है। पाई 2py ऑन एडिटिव ओवरलैप। एंड अगर मैं सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप की बात करता हूं, ये जो y है ये सबस्क्रिप्ट में है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y। आया समझ या नहीं? कोई डाउट? क्लियर या नहीं? नोट करो इन सब चीजों को। अरे जब नोट हो बीएमओ जाएगा। और एटीएमओ को क्या क्या वो है पर्पस? पर्पस तो बच्चे बस यही है कि बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा हुआ करेगी। नहीं तो इनका कुछ रोल तो होएगा कि मतलब ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा तो होगा, पहले ये फिल होगा, बॉन्डिंग है क्योंकि एनर्जी कम है, फिर ये फिल होगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है। नोट करो इन सब चीजों को। अगर मैं एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानता हूं, दोबारा से सुनो, अगर मैं एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानता हूं तो मेरा 2px और 2px का ओवरलैप, एडिटिव ओवरलैप, कैसा ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है? अगर मैं एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर सिग्मा एक्सिस मान लूं, हाँ, तब मुझे 2px और 2px के एडिटिव ओवरलैप से मिलता सिग्मा 2px, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से मिलता सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, और बाकी के दो से मिलता पाई। क्लियर? कोई दिक्कत? मेंस का क्वेश्चन था ये जो भी मैंने तुमसे पूछा, 4 ऑप्शन थे, उसमें लिखा हुआ था assuming y axis to be the internuclear axis, which among the following orbitals, which among the following overlaps results in the formation of sigma anti-bonding 2px 2py, ऐसा कुछ क्वेश्चन था और ओवरलैप्स दिए गए थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर z एक्सिस है तो pz से सिग्मा मिलेगा। इन केस क्वेश्चन में z की जगह y कर दिया जाए तो y से सिग्मा मिलेगा, अगर x कर दिया जाए तो x से सिग्मा मिलेगा, बाकी दो से क्या मिलेगा? पाई। जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि z से ही सिग्मा मिलेगा। z से सिग्मा इसलिए मिल रहा है क्योंकि जब तक मेंशन ना किया जाए तो हम z एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलते हैं। नोट करो इसे।
और हमने जो ये वाली चीज की कि मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली इनके ऑर्बिटल्स की, तो हाँ तो ऐसे मतलब मैं वो तो समझ गया कि ऐसे ये कट नहीं सकते माइनस में, लेकिन इनका वो कम हो जाता होगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया। समझा नहीं मैं। हम दो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जब जोड़ते हैं हाँ तो जो मॉलिक्यूलर रिजल्टेंट, ऑर्बिटल। एटॉमिक सॉरी एटॉमिक, हाँ हाँ तो रिजल्टेंट जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है उसमें क्या हाँ, फर्क पड़ता है? शेप फर्क हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, एनर्जी चेंज हो जाती हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। हम्म। यस सर। ये एक टेबल नोट करें, अगेन इंपॉर्टेंट टेबल है, पेपर में डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंसेस बिटवीन या मीन्स और नीट में भी इवन कोई भी पॉइंट उठा के डाला जा सकता है। डिफरेंसेस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अगर मैं जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीबीएसई के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साक्षी तुम जरूर नोट करना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर द रीजन्स इन द स्पेस, ये पहली तो डेफिनेशन ही हो जाती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वे इन अ सिंगल एटम, एक ही एटम होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में, एक ही एटम होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। हमने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल में फर्क क्या था? एक ही न्यूक्लियाई होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है तो वही चीज, इट इज ऑल्सो अ थ्री डायमेंशनल स्पेस, लेकिन अराउंड द न्यूक्लियाई नहीं। इसमें अराउंड द न्यूक्लियाई था, एक ही न्यूक्लियाई, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होंगे अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कोई डाउट पहले पॉइंट में? बस इतना सा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियाई होता है, तो इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी अराउंड दैट न्यूक्लियाई इज मैक्सिमम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी अराउंड दैट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इज मैक्सिमम। क्लियर? कोई डाउट? Atomic orbitals are less stable, molecular orbitals are quite more stable. Atomic orbitals किसी overlap से नहीं बनते हैं, no phenomena of overlapping takes place. They are formed by combination of atomic orbitals of comparable energy. Atomic orbitals तो itself एक phenomena है ना, एक separate चीज है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते ही कैसे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। कैसे बनते हैं? उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसकी शेप सिंपल होती है, इसकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है। इसको हम डिनोट करते हैं यूजिंग एसपीडीएफ। इसको अभी अभी हमने देखा, दे आर डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। ये डेल्टा होता है, डेल्टा एंड डेल्टा स्टार एक्सेट्रा, डिपेंडिंग कि वो बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है। दे आर ऑब्टेन्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमने पढ़ा भी था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ग्राफ्स होते हैं एक तरह के, जबकि ये है दे आर ऑब्टेन्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। ये एटॉमिक ऑर्बिटल को जोड़ जोड़ के बनाए जाते हैं। कोई डाउट? साक्षी, पॉइंट्स क्लियर हैं? कोई दिक्कत? सर डेल्टा और डेल्टा डैश क्या है? बॉन्ड्स होते हैं बच्चे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। किसी काम के नहीं है, भूल सकते हो। साक्षी, कोई दिक्कत? मान्या? हमने तो सर सिग्मा और पाई ही पढ़ा है ना, ये कैसे बनते हैं? इसके लिए हमें डेल्टा बॉन्डिंग सीखनी पड़ेगी, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। आगे कराऊंगा चैप्टर में एंडिंग में, पहले सीबीएसई के अकॉर्डिंग खत्म करो एक बार। मतलब ये मेंस में नहीं आता, ये सीधा एडवांस का टॉपिक है डेल्टा में। ठीक है सर।
साक्षी, मान्या, कोई दिक्कत? नीट में भी नहीं, नीट में नहीं आता वो डेल्टा बॉन्ड। साक्षी क्लियर? यस सर। नोट करो फटाफट चारों 500 पॉइंट्स। अगला डिफरेंस है बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो, बॉन्डिंग में हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन is more in the region between the two nuclei, and this is responsible for the bond stability, whereas the probability of finding the electron is more in the region away from the internuclear region. बीच में नहीं मिलेगा, दूर दूर मिलेगा। the energy is less, इसमें एनर्जी कैसी होती है? हाई। ठीक है, it is due to the attractive forces of interaction। ये एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसमें रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं बनाने में। हमने कहा था कि बीबीटी ने कहा था कि बनेगा ही नहीं, इसने कहा बनेगा लेकिन स्टेबिलिटी कम होगी, इवन स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी। इलेक्ट्रॉन इन दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अट्रैक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे एंटी बॉन्डिंग में तो वो क्या क्रिएट करेगा? रिपल्शंस क्रिएट करेगा बिटवीन दी टू एटम्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, दो केसेस हैं, एक में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। कौन सा केस ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है या जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है? साक्षी, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे या वो स्टेबल होगा जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? सर जिसमें नहीं होंगे। क्योंकि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कोई रिपल्शन नहीं होंगी, लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें रिपल्शन होंगी। रिपल्शन होंगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लोब्स हैविंग द सेम साइंस। ये भी अभी हमने देखा, चार्जेस नहीं होते, साइंस होते हैं। ये मैंने कल भी बताया था कि वो वेव फंक्शन का जस्ट एक साइन है, वो प्लस माइनस चार्जेस नहीं है। It is formed as the resultant of combination of lobes having opposite signs. It is formed due to the additive effect of atomic orbitals, additive overlap जिसको हमने नाम दिया। यहाँ पे तुम additive overlap भी लिख सकते हो। Additive overlap, जबकि ये बनते हैं by the subtractive overlap। इन्होंने phi a plus phi b जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दी है। B stands for bonding and यहाँ पे A stands for anti bonding, subtractive overlap। हम कोई स्पेशल साइन नहीं डालते हैं, सिग्मा पाई डेल्टा ही यूज करेंगे। यहाँ पे हम स्पेशल साइंस को यूज किया करते हैं, सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार। नोट करें इन चीजों को। और इन दोनों में से एक डिफरेंस 100% आता है सीबीएसई में, तो एटलीस्ट 100% एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच डिफरेंस। अगर वो नहीं आया तो बीएमओ और एबीएमओ के बीच डिफरेंस पक्का आता है। तो इसको थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। एंड कुछ पॉइंट्स तो जेई नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक क्वेश्चन नहीं आया लेकिन प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कभी भी आए। एक ये वाला पॉइंट कि भाई ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए कंट्रीब्यूट करेगा और ये रिपल्सिव के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर कभी भी हम एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उससे स्टेबिलिटी कम होगी, बढ़ेगी नहीं कभी भी। नोट करें इसे। सर एंटी बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल है वो बराबर होंगे बॉन्डिंग वाले से, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन का फर्क तो आएगा ही ना ऐसे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का तो फर्क आएगा ही आएगा। ठीक है। हमने दो तरीके के ऑर्बिटल्स बनाए हैं, एक सिग्मा और एक पाई। उनके बीच क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सेम वही जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच डिफरेंस होता था। इट इज फॉर्म बाय एंड टू एंड ओवरलैप along the internuclear axis
pi molecular orbitals are formed by sidewise overlapping of atomic orbitals. Overlapping region is maximum, overlapping region is minimum. इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता था, ठीक है, only one electron cloud which is symmetrical about the internuclear axis. इसमें हमने पढ़ा था पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, 2 electron clouds, one lying above and other below the plane passing through the nucleus. याद आया, हमने करा था कि अगर ये पाई बॉन्ड है ए और बी के बीच, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ होता है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, विदाउट ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये वीक बॉन्ड. नोट करो इसे, लास्ट थ्योरी थी ये. इसके बाद डायग्राम्स बनाने हैं कुछ, वो देखते हैं. हमारा ये चैप्टर आज इसका कौन सा लेक्चर नंबर है, नोट कर लो इसे, जब हो जाएगा तो मुझे बताना. हमारा ये चैप्टर नंबर चल रहा है वीडियोस एंड ऑनलाइन क्लासेस केमिकल बॉन्डिंग, 16th लेक्चर पे हैं हम आज. पहली बार हुआ मेरे साथ कि केमिकल बॉन्डिंग इतना लंबा चला गया, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है, इतना ज्यादा एक्सटेंड क्यों, या हम ये बहुत डिटेल में ले गए हैं चैप्टर को, ये कह सकते हैं अभी और डिटेल में लेके जाना बाकी है. चलो देखते हैं, कोई बात नहीं. तो बेसिक तो यही है इनऑर्गेनिक का. हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ के क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. यही कहा हमने कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब हम उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. जब भी 1s और 1s जुड़ेंगे, इस साइड पे मैं लिख रहा हूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कोने कोने पे हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, एंड बीच में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को. देखो, जब 1s और 1s जुड़ेंगे, तब दो ऑर्बिटल्स कंबाइन किए तो 2 ऑर्बिटल्स ही बनेंगे. एक होगा सिग्मा 1s और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s. लेकिन सिग्मा 1s की एनर्जी कम होगी और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s की एनर्जी ज्यादा होगी. सिमिलरली, अच्छा अभी कॉपी में मत बनाना, 2 मिनट समझो, क्योंकि कॉपी में जो डायग्राम बनाना है मैं अभी शो करता हूँ, ठीक है, कोई साथ साथ ना बनाए इसे. जब 2s और 2s कंबाइन करेंगे, अगेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी मिलेंगे. एक होगा सिग्मा 2s जैसा हमने देखा था, और एक होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s. अगेन सिग्मा 2s की एनर्जी कम होगी और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है. फिर हमने 2p का देखा. जब 2p और 2p कंबाइन करेंगे, कौन से ऑर्बिटल्स, 2p में 3 ऑर्बिटल्स एंड 2p में 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, तो हमने देखा था कि एज्यूमिंग z एक्सिस टू बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो z एक्सिस से मिलेगा सिग्मा 2pz एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz. x और y से मिलेगा पाई 2px, पाई 2py एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py. ये डीजेनरेट है. असली में तुम लोग इसको अब ऐसे नहीं बनाओगे, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है बनाने में, तुम लोग इसको ऐसे बनाओगे. दोनों ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं, हैज सेम एनर्जी.
जब तुम पाई वाला बनाओगे तो तुम इसको ऐसे बनाओगे। सिमिलरली जब तुम यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स बनाओगे, ड्रॉ इट लाइक दिस, जैसे हम बनाते आए हैं, क्योंकि हमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनाने का तरीका यही वाला पता है, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो इसको इसी तरीके से बनाएं। सिमिलरली यहाँ पे जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो गैप दिखाया गया है उसको हटा दें, ठीक है, इनको जोड़ के बनाएं। क्लियर, समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो दिक्कत, सर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते थे? जिनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है। अब तुम्हें जो डायग्राम बनाना है वो ये है, तुम्हें एक पूरे पेज पे ये तीनों सेट इकट्ठे बनाने हैं। डायग्राम दिख रहा है सबको ऑनलाइन में, या छोटा हो गया ज्यादा? दिख रहा है? साक्षी, मान्या? यस हाँ। बेसिकली सबसे नीचे आएगा 1s, 1s और 1s कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। 2s और 2s कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz के कॉम्बिनेशन से 6 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिनमें से 2 पाई बॉन्ड बना रहे होंगे बॉन्डिंग में, एक सिग्मा बॉन्डिंग, 2 पाई एंटी बॉन्डिंग और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब एनर्जी बढ़ेगी। ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। डायग्राम बनाए पूरा का पूरा, फिर इस डायग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं। बनाए डायग्राम, दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, मान्य दोबारा से समझो, ठीक है। जब 1s और 1s ने कंबाइन किया है, 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन किए हैं, तो 2 ही ऑर्बिटल्स मिलेंगे, उनमें से एक होगा सिग्मा 1s और एक होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक। 2s और 2s जब कंबाइन करेंगे तो 2 ऑर्बिटल्स मिलेंगे फिर से, एक सिग्मा 2s, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ये 2p ऑर्बिटल्स हैं एंड ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे वाले जो सेम एनर्जी वाले होते हैं। इन्होंने गैप दिखाया है, तुम ऐसे ऐसे जोड़ के बनाओ। जब 2p और 2p के ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, assuming z axis to be the internuclear axis, तो z axis से अपने को सिग्मा 2pz एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz मिलेगा। 2px 2py के ओवरलैप से पाई बॉन्ड्स मिलेंगे, तो पाई 2px पाई 2py एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अगेन these two orbitals and these two orbitals are degenerate, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बनाएं, ठीक है। ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है एंड स्टेबिलिटी कम हो रही है। ये है अभी तक जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाए, ऑर्बिटल्स बनाए हैं, उसका एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, एनर्जी वाइज रिप्रेजेंटेशन की ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है, अब जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? सिग्मा 1s में। जब ये फिल हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में। फिर जब ये भी फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 2s में। आफ्टर फिलिंग ये जाएंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर पाई 2px पाई 2py, चलता जाएगा। कोई डाउट? इस डायग्राम के आगे एक नोट डाल लो बस छोटा सा, दिस इज वैलिड ओनली फॉर वैलिड ओनली फॉर बोरॉन B2 मॉलिक्यूल। ये डायग्राम वैलिड है जब हम बोरॉन के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, या नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, B2 C2 एंड N2। अभी के लिए बस ये नोट डाल के छोड़ दें, ये मतलब समझ नहीं आएगा तुम्हें कि मैंने क्या लिखवाया है जब तक मैं इसके ऊपर फिलिंग नहीं कराऊंगा इसकी। तो फिलहाल बस एक नोट डाल दें कि दिस इज वैलिड, ये डायग्राम ट्रू है या सही है और बोरॉन मॉलिक्यूल, B2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल एंड N2 मॉलिक्यूल। ये हम कल की क्लास में शुरू करेंगे कि हमने B2 C2 N2 क्या लिखा है ये सब, ठीक है। वैलिड ओनली फॉर B2 C2 एंड N2, या molecules containing
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ओनली। ये डायग्राम तभी ट्रू होल्ड करेगा अगर अपने पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाता है जिसके अंदर बोरॉन हो, कार्बन हो या सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन हो। उस ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलग से डायग्राम। नोट कर लिया? अब अगला लाइन, ये डायग्राम और पुराने वाला डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है। फर्क कहां पे है? यहाँ पे ये दो ऑर्बिटल्स नीचे हैं एंड ये ऑर्बिटल ऊपर है। ये दो ऑर्बिटल्स पाई वाले नीचे हैं, लेसर इन एनर्जी या लोअर इन एनर्जी, एंड सिग्मा वाला ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सिग्मा वाला ऑर्बिटल है वो नीचे आ गया है, उसकी एनर्जी कम हो गई है। जो पाई वाले ऑर्बिटल्स हैं वो ऊपर चले गए हैं, अभी भी डीजेनरेट हैं, बस ऊपर चले गए हैं। ठीक है, बाकी कहीं पे भी कोई भी चेंज नहीं है, बस सिग्मा वाला ऑर्बिटल नीचे आ गया है, पाई वाले ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए हैं। ऑल दिस इज एक्सपेरिमेंटल। हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि एनर्जीज कैसे निकल रही हैं वो कोई थ्योरेटिकल नहीं है, वो सब चीजें एक्सपेरिमेंटल है। हम बस ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को भरना किस सीक्वेंस में है, लेकिन किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, ये हम थ्योरेटिकली पता नहीं लगा सकते। ऑल दिस इज एक्सपेरिमेंटल। अब ये वाला जो डायग्राम है, दिस इज वैलिड फॉर O2, F2, this type of molecules या molecules containing oxygen, फ्लोरीन या नियोन। नोट करें, डायग्राम दोबारा से पूरा दोबारा से बनाएं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। वो डायग्राम अलग से बना के रखना, ये डायग्राम अलग से फटाफट नोट करो। फर्क सिर्फ इतना सा है, कहां पे? सिग्मा 2pz एंड पाई 2px पाई 2py। पहले पाई 2px पाई 2py नीचे थे, सिग्मा ऊपर। अब उल्टा हो गया है, सिग्मा नीचे है, पाई 2px पाई 2py ऊपर चले गए हैं। एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं है। एंटी बॉन्डिंग में पहले भी पाई एंटी बॉन्डिंग वाले नीचे थे, अब भी नीचे हैं। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पहले भी ऊपर था, अब भी ऊपर है। नोट करें।